प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कतर में अमन मुज़ाकरात हुए और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया, जो कि ज़ाहिर है बहुत खुशाइंद है। अब इन मुज़ाकरात के बाद आज हनीफ अब्बासी साहब का मैं नुक्ता नज़र सुन रहा था। ये ज़ाहिर है हुकूमत का नुक्ता नज़र से आप कह सकते हैं कि ये अमन मुज़ाकरात भी इसलिए कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान ने पहले कार्रवाई की है। अब ये जो अमन मुज़ाकरात हैं ये कितने देर पा हो सकते हैं, इसके नताइज कितने देर पा हो सकते हैं, इसका नतीजा जो है वो क्या मुस्तकिल अमन की सूरत में निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के शिकायत दहशतगर्दी के हवाले से भी हैं। और सीज़ फायर का मतलब क्या सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान या अफ़गान तालिबान के दरमियान लड़ाई नहीं होगी, लेकिन जो खारजी यहाँ पाकिस्तान में भेजे जाते हैं, वहाँ तरबियत पाते हैं, क्या उनको भी रोक दिया जाएगा अफ़गान हुकूमत की तरफ से या अफ़गान तालिबान की तरफ से उन्हें भी रोका जाएगा, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कम किया जाएगा। तो काफ़ी सारे पहलू हैं अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए, कुछ तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, सियासी महाज भी वीकेंड पे हमने देखा गर्म रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शिकायत भी एक तरफ आ रही हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने अपने एक इजलास में यह फैसला भी किया कि नहीं, अभी हम इत्तेहाद से नहीं निकलते, हम इन्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। लेकिन इस 1 महीने में पीपल्स पार्टी के तवक्कुआत हुकूमत से क्या हैं? हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई और उसका मौजू भी बज़ाहिर यही लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, और भी ज़ाहिर है दीगर मौजूद भी होंगे, लेकिन ये भी एक मौजू यकीनन ज़रूर होगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं और वो समझते हैं कि पार्लियामान जो है वो हकीकी नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है, और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इंदिया भी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे और फैसला अब मैदानों में होगा। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नाराज़ हैं? क्या अभी जो एक तब्दीली हुई है वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा में, उसके दौरान जो हैपनिंग्स हुई हैं, क्या मौलाना फजल रहमान उससे नाखुश हैं? क्योंकि उसके बाद अचानक हमने देखा है कि उनका ये मौक़िफ़ सामने आया। ये बड़ा अहम मामला है। आज KP में एक अहम इजलास भी हुआ है वज़ीर आला की सदारत में, और उन्होंने उसमें बड़े अहम फैसले किए हैं, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के साथ, इंतज़ामिया के साथ उन्हें हिदायत दी हैं, करप्शन को कैसे ख़त्म करना है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से कुछ मंसूबों पर बात हुई है। तो ये जो तमाम मंसूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की मंजूरी के बगैर हो रहे हैं अभी, यानी अभी तक काबीना नहीं है। काबीना का मतलब ये है कि हुकूमत नहीं है। तो कब तक हुकूमत तश्कील पा जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में, ये अहम सवाल है। और इसके अलावा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया है। PTI का फैसला क्या है? क्या PTI बॉयकॉट ही कर रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के नून लीग के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। आमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आगे चलकर हाजी गुलाम अली साहब भी हमारे साथ होंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का शुक्रिया। मैं कायरा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ने इजलास किया, मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ कि अभी फौरी तौर पर, अगरचे ये ज़ेर गौर तो आया, लेकिन फैसला हुआ कि हम अभी हुकूमत के इत्तेहादी ही रहेंगे, 1 महीने का और वक्त दिया जाएगा। इस 1 महीने में पीपल्स पार्टी क्या देखना चाहेगी सर? कि पीपल्स पार्टी को हालात की हसासियत का भी अंदाजा है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़ी जिम्मेदारी की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो यकीनन पीपल्स पार्टी के ऊपर मुल्की प्रेशर दबाव अपनी जगह है, हालात का तकाजे अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का भी इंटरनल एक दबाव होता है। और कुछ जो पिछले दिनों एक माहौल तल्ख पैदा हो गया था, जो अब ठंडा हो गया, जो बिला वजह हुआ, जिसकी कोई जवाब नहीं था, कि हमने अगर कुछ तजावीज रखी थी फ्लड इफेक्ट्रीज को इमदाद करने की और उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर दिया गया, कुछ ओवर हो गई बात, लेकिन चले वो गया, खत्म हुआ। मसला ये है कि जो मुआहदे हमारे साथ गवर्नमेंट बनाते वक्त किए गए और एक तहरीरी तौर पे एक मुआहदा लिखा गया, उन वादों पे अमल दरामद नहीं हुआ। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे बिलावल साहब और उनके, उसके बाद कमेटियां मिलती रही, फिर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा और गवर्नर साहब की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही, अदरवाइज मीटिंगें होती रही, सागदार साहब ले, उसके अंदर भी जो तय होने वाली बातें थी वो भी ना हो पाई। 26वें आईनी तरमीम के वक्त कुछ वादे किए गए तो वो नहीं हो पाए। तो उस पर यकीनी तौर पे पार्टी क़यादत के ऊपर भी एक दबाव होता है। वो सारी बहस करने के और सुनने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम 1 महीने बाद फर्दर CC रखते हैं और हमें तवक्को है, हमसे वादे किए गए हैं तो अब ये पूरे होंगे। तो फिर अब देखेंगे कौन कौन सा वादा कितना पूरा हुआ है, इंटेंशन क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
तो अभी कह रहे साहब, आप जो मुलाकातें हुई हैं बिलावल साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, इसमें क्या ये यकीन दहानी कराई गई है पीपल्स पार्टी को? क्या आप बेफिक्र हैं? देर तो हो गई है, 1.5 साल में नहीं हो सका, लेकिन अब 1 महीने में हो जाएंगे या कुछ वक्त मांगा गया हो, ऐसी कोई यकीन दहानी हुई है खासतौर पर उन मुआहिदों की जो तहरीरी शक्ल में हुए थे आपके साथ? जी, हम उन्हीं वादों की बात कर रहे हैं, हम कोई और नए मुतालबे नहीं रख रहे। नहीं, उसमें एक तो ये है ना कि जो बयानबाजी हो रही थी, एक माहौल कशीदा था, एक तो उसकी बात होती है ना कि जी ये चलें, ये रुक जाना चाहिए। माहौल तो कशीदगी रुक गई ना जी, माहौल कशीदगी दोनों तरफ से रोकी गई, रुक गई, अच्छी बात है। वो हो भी फॉर नथिंग, वो ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन जो सवाल ये है कि उन वादों के ऊपर अमल दरामद, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी टीम ने वादे किया कि इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करेंगे। तो हमने भी इसीलिए महीना का टाइम रखा है कि महीने के बाद, तकरीबन महीने बाद फिर दोबारा सीईसी की मीटिंग रख के हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन से वादे पूरे किए, क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन है, तो उसके लिए कोई कोशिश और तहर्रुक भी हो रहा है। तो ये इस तरह रखा गया है, हमने कोई डेडलाइन नहीं दी कि बिल्कुल फलां डेट पे हम ये कर देंगे, फलां पे ये कर देंगे। हमारी कोशिश भी है, हमारी ख्वाहिश भी है, तवक्को भी करते हैं कि जो वादे पुराने 1.5 साल पहले के हैं उन पे अमल दरामद हो जाए। सही है। तो कायरा साहब, अगर ये आप कह रहे हैं कि डेडलाइन नहीं दी, मगर 1 महीने की बात हुई है कि 1 महीना और दिया गया है, तो क्या हो सकता है 1 महीने बाद हम सीईसी का दोबारा इजलास करेंगे। ठीक है, और उसमें दोबारा गौर होगा कि अब क्या करना है, हाँ, कि मजीद एक्सटेंशन देनी है 1 महीने की या फिर कोई फैसला करना है। कह साहब ये बताइए कि अगर इरादा उधर नजर आएगा तो यकीनन टाइम का मसला, तो टाइम का कोई इशू नहीं होता, आपके इरादे समझ आने चाहिए। सही। और हम तवक्को करते हैं कि वजीर आजम साहब जो हैं वो अपने वादे पूरे कराने में कामयाब हों। बिल्कुल सही है। चलिए, मैं पहले जरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर राना साहब की राय ले लूं। राना साहब, क्या वजह है? 1.5 साल कोई कम वक्त नहीं होता। अगर इंटेंशन हो कि वादे पूरे करने हैं और तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं तो पूरे किए जाने चाहिए थे। रुकावट तो क्या रुकावट है आखिर जो नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि हर वक्त पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज करें, और मैं समझता हूँ ओवरऑल अच्छी जा रही है इंगेजमेंट। दरमियान में जाहिर सी बात है, दोनों जमातों के अपने मैनिफेस्टोज हैं, उनके अपने वादे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और यहाँ हम एक कोएलिशन के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चलते हुए फ्रिक्शन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोएलिशन हर वक्त ही स्मूथ चलती है, अब अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल कोई कोएलिशन को ऐसा खतरा नहीं है। क्या राना साहब, क्या ये वजह हो सकती है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि पीपल्स पार्टी कहीं जा ही नहीं सकती, वादे पूरे करें या ना करें, इन्होंने कहीं नहीं जाना? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, अगर पंजाब के हवाले से इनके साथ कोई कमिटमेंट्स थी या वहाँ इनकी कोई डिमांड्स हैं, वो अलहदा मैटर है। वफाक के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के साथ इंगेजमेंट है, वहाँ अलहदा चीज़ें हैं और सिंध में अलहदा हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ऑल अक्रॉस कोई ऐसे मसाइल हैं जो कोalition को थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम नहीं, लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना, लेकिन आपके एक मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब ऐसा समझते हैं। और पहले आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं कायरा साहब से भी चाहूंगा कि वो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। मैं जरा सुन लीजिए, हनीफ अब्बासी साहब को सुन लीजिए। वो कहते हैं ये पिछली पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। सुनिए जरा। और पुरानी तनख्वाह वाली बात ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब, पहले भी कह चुके हैं। राना साहब देखिए, बात ये, बुनियादी बात ये कि अगर मसाइल हैं, अगर ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो पूरी नहीं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो हट दर्मी करके बैठी हुई है कि उस पर हमने बातचीत नहीं करनी? ऐसा नहीं है। हम तो इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, और लीडरशिप में जो है कोई खला नहीं है एक दूसरे से मुलाकात करने में। वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे के बातें भी सुनते हैं और इंगेज भी रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इश्यूज हुए, हम रिजॉल्व कर लेंगे। अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, तो लीडरशिप लेवल पे एंगेजमेंट है, और जो निटी-ग्रिटीज हैं, अगर कोई शॉर्टफॉल है वो उसको हम ओवरकम कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हुकूमत वक्त को कोएलिशन के ज़ेरे तहत। अच्छा, मैं न्याजी साहब की तरफ आने से पहले, न्याजी साहब अगर आप सिर्फ मुझे 1 मिनट और दे दें, मैं कायरा साहब से चाहूंगा कि रिस्पॉन्ड अगर करना चाहें हनीफ अब्बासी साहब को, क्योंकि ये बात वो दोहरा के कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नून लीग ये समझती है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं? आईनी ओहदे आपके पास हैं, सदर हैं, गवर्नर्स हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, सदर तो इलेक्शन लड़के बने ना, बिल्कुल हमें मुस्लिम लीग ने वोट दिए,
सदर का ओहदा कोई बार्गेन थोड़ा है। गवर्नर्स जो थे, बिल्कुल हमने सेनेट के अंदर वैसे ही हमारी अक्सरियती जमात है और हमें मुस्लिम लीग ने वोट दिए, बट ऑन द सेम टाइम हमने भी दिए। तो ये कोई बार्गेन नहीं है, हम कोई बार्गेन की बात ही नहीं कर रहे। बार्गेन तब होती है अगर हम वजारतें मांगते, हम हिस्सा मांगते, इधर ये रखे इधर ये रखे। पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन में अगर डिटेल में बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूं कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जो लेजिस्लेशन के अंदर पीपल्स पार्टी का इनपुट है और पीपल्स पार्टी की कोशिश है और उसको पास कराने में जो हमारा तहर्रक होता है वो शायद हुक्मरान जमात से ज्यादा होता है। और ये हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। पाकिस्तान के मफादात में जहां जरूरत होगी, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के मफाद में जहां जरूरत होगी, वी विल डू इट। वी विल डू आवर लेवल बेस्ट, बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और ऊपर से ये बात कहना, ये तो खैर बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि पीपल्स पार्टी कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि ये कहने से मुराद ये है कि फिर आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ करके दिखाए, तो ये मुनासिब नहीं है। हम नहीं चाहते, हमें पता है कि मुल्क के हालात इस बात के मुताबिक हैं कि इस वक्त किसी खराबी का बायस ना बने चीजें, और बिल्कुल पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। लेकिन अब अगर हम कह रहे हैं कि अगले महीने हम अपनी सीईसी दोबारा रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप मुस्लिम लीग की क़यादत को अपनी अंदरूनी मजबूरियां अपनी जगह, जो वादे किए गए थे वो बाकायदा तहरीर किए गए और पता था ना। हम कोई नए लोग तो हैं नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब, जो उनके साथ इसहाक डार साहब थे, उनके साथ राना साहब थे, उनके साथ बाकी दोस्त थे, बिलावल साहब के साथ भी हम लोग साथ शामिल थे। तो दोनों तरफ के लोगों को पता था कि क्या वादा कर रहे हैं, क्या पूरा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब अगर इसको किसी और बहाने से या किसी और वजह से डिले किया जाए, तो समझ तो हमें भी आ रही है, लेकिन हम समझते हैं कि किसी भी चीज से, किसी भी कोई जल्दबाजी ना की जाए, हुकूमत के लिए मसले खड़े ना किए जाएं, लेकिन हर चीज की बहरहाल एक हद होती है। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाजी गुलाम साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन न्याजी साहब से ज़रा आगे बढ़ते हुए गुफ्तगू को बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। न्याजी साहब, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है आज, वो सैलाब की वजह से जो मुलतवी किए गए थे, NA 96, NA 104, NA 143, PP 98, PP 203। क्या PTI का फैसला भी यही है कि आपने इन इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहा है? बिल्कुल असदुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे तो मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बात होगी है, क्योंकि ये असम्बलियाँ, ये प्रोविंशियल असम्बलियाँ इररेलेवेंट खुद कर दी है गवर्नमेंट ने। अब यहाँ से क्या हासिल वसूल को पब्लिक को हो रहा है, तो मुझे बता दे। को पब्लिक के विजन्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हमें बता दें। जो पब्लिक की कोई सर्विस हो रही है, तो ये तो रबर स्टैम्प बन चुके हैं। और रबर स्टैम्प क्या होना है, जो ऑर्डर आना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है लेजिस्लेशन के, इनको पता नहीं है। तो क्या इसमें करके अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ, उसके बाद हमने कोशिश की कि ये पार्लियामेंट जो है वो सावरन रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो नतायज नहीं हासिल किए जा सके जो होने चाहिए थे, ताकि लोगों की विल, लोगों की विश, लोगों के हालात, और क्योंकि ये ब्रिज है, पार्लियामेंट ब्रिज होता है पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान, एग्जीक्यूटिव के दरमियान, सब चीजें, लेकिन वैसी नहीं हो सकी। सो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट का कोई फायदा नहीं रहा, लेकिन आप पार्लियामेंट में मौजूद भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही समझते हैं कि ये पार्लियामेंट जाली है, इसका कोई फायदा नहीं रहा, फैसले मैदान में होने चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों जब अपनी एक कॉन्फ्रेंस में, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में खिताब किया था, वो बज़ाहिर है वो एक पूरी हेडलाइन बनी मीडिया की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट जाली है। सुनिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसे मैदान में उतरने का फैसला किया था। की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है, इस मैदान की हैसियत है। यह मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। अय्याशियां करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखते।
हाजी गुलाम अली साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि वो नाराज क्यों हो गए अचानक? अभी तो थोड़े दिन पहले तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी, हुकूमत के साथ मिलकर, हुकूमती जमातों के साथ मिलकर वो खैबर पख्तूनख्वा में अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार लाने की बात कर रहे थे। अचानक वो कहने लगे कि ये पार्लियामेंट जाली है, फैसला मैदान में होगा, इस पार्लियामेंट का फायदा ही नहीं है। या अचानक क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर असम्बली के सीएम साहब के इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन जमातों ने एक लाएअमल तैयार की कि यारा इलेक्शन जीते या नहीं जीते, लेकिन एक बहुत बड़ा फिगर है 49 के दरमियान और उधर 1992 है। तो अगर अक्सर औकात ऐसा होता है कि वज़ीर आला आना पोज आता है, जिस तरह हमारा दुरानी साहब आया था, हैदर होती आया था, एक दूसरे के साथ जिरगा मराका करके, अगर दो अपोजिशन और इक़्तिदार राज़ी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन लड़ना सबका हक है। लेकिन देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। कैरा साहब मेरे बुज़ुर्ग भी है, मेरे भाई भी है, और हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है पार्टी से बाला तर होकर। लेकिन देखिए, अगर आप पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम बशमूल पीपल पार्टी के वर्करों से पूछे तो यही बात करेगा जो मौलाना कह रहा है कि ऐवान जेली है। ये ऐवान कुछ कर नहीं सकता, और दुनिया में बहुत तेज़तर तरक्की हो रही है हर मुल्क में अपनी अपनी, और हम तेज़तर तबाही की तरफ जा रहे हैं। न निज़ाम तालीम है, न एल का सिस्टम है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, न करप्शन का खात्मा है। आज मुझे एक बंदा बता रहा था, मैं उस पर खुल के बात नहीं करता, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का बड़ा जिम्मेदार आदमी था, और कहते हैं कि सिंध में अभी 4-5 दिन पहले 7 अरब रुपए का टेंडर था, और अब मैं जब चले गए टेंडर में हिस्सा लेने के लिए तो उसने कहा टेंडर तो इधर नहीं है। उसने कहा भाई ये अखबार है आपका, वही नहीं, वो जो फलाने के घर में है, वही उधर जब चले गए तो मुझे छोड़ नहीं रहा था। ये बात ठीक है, आपकी सारी बातें हाजी साहब, लेकिन मसला ये है, हम जो सवाल आप पर जो एतराज़ भी होता है, और एतराज़ की सूरत में सवाल होता है, वो ये होता है कि जब आप पीटीआई की मखसूस नशस्तें, पीटीआई के हिस्से की मखसूस नशस्तें ले लेते हैं जाकर, तो तब तो वो नशस्तें जाली नहीं समझते आप, और आप समझते हैं कि नहीं ये तो हमारा आईनी हक था, और जबकि पीटीआई कहती है कि ये तो हमारे हिस्से की नशस्तें आपने ले ली। लेकिन वैसे आप मजमूई तौर पर ईवान को जाली समझते हैं, लेकिन इसी जाली ईवान में पीटीआई के हिस्से की नशस्तें आप कबूल कर लेते हैं, मखसूस नशस्तें। नहीं, देखिए आप तो देखिए, आप एक जिम्मेदार बंदे हैं, और नशिस्तें हमने नहीं ली, वो नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये निज़ाम में इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब तक निज़ाम में इस्लाह नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं होगा, और जिसको इक़्तिदार कौम सपुर्द करे, जमहूर इक़्तिदार सपुर्द करे, बिल्कुल वो करे, चाहे पीपल्स पार्टी को करे, चाहे मुस्लिम लीग नून को करे। आज देखो, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में बैठे हैं। क्या अक्सरियत है? वो ये तो कहते हैं ना कि हम नहीं हैं, और 2 महीने बाद एक इशू खड़ा कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हम सब ने, देखो ये सियासी जमातें जो है ना, पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की है, मुस्लिम लीग नून ने भी सख्तियां बर्दाश्त कर ली है, बाकी जमातों ने भी। अब इन जमातों का काम है कि इस हाइब्रिड सिस्टम से निकल आए, यानी आज से ठीक है, सही है, लेकिन इस पर तो मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद आना पड़ेगा ना सर। जब जो उन्होंने ऐलान किया है तो सवाल फिर ये पैदा होगा कि आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं। मगर पहले मैं चाहूंगा कि राना साहब इसका जवाब दें, क्यों उनके सारे इत्तेहादी नाराज हैं, पीपल्स पार्टी नाराज है, 1 महीने का अल्टीमेटम आपको दे रही है, JUI नाराज है, मौलाना इस्लामाबाद में धरना देने की या एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, PTI तो है ही नाराज, MQM भी अपने शिकवे करती रहती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर राना साहब से ये उनके सामने सवाल रखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी तो आपसे नाराज़ है ही, आपने गिले शिकवे उनके सुन लिए, और 1 महीने का अल्टीमेटम भी उन्होंने आपको दिया है।
कि ठीक हो जाएं, वरना फिर हम दोबारा बैठेंगे और फैसला करेंगे क्या करना है। हाजी गुलाम अली साहब भी नाराज़ दिखाई देते हैं, आपकी तहादी जमातें भी नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान वैसे तहादी तो नहीं है लेकिन कई मामलात में आपके हम ख्याल हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं मामलात पर कंट्रोल कर पा रही हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई सीरियस मामला नहीं है। मौलाना साहब पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि वो पार्लियामेंट जाली है। नहीं, वो इस चीज़ को कर भी चुके हैं, लेकिन फिर वो 26वीं आईनी तरमीम का भी हिस्सा बने। और फिर देखें, ये चीज़ें जो है प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। और अभी मैं समझता हूँ कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है चीफ मिनिस्टर का, उस हवाले से जो है वो मुतमईन नहीं है। और क्यों मुतमईन नहीं है? उस पर क्या हुआ? आपसे क्या गलती हुई जो मुतमईन नहीं है? वो देखिए, वो हमारे से कोई गलती नहीं हुई, वो अपनी एक्सपेक्टेशन शायद उनकी मीट नहीं हुई। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपके ख्याल में उनकी? सर, उनका ये ख्याल था कि शायद जो है ऑपोजिशन मिलके जो है और कुछ लोग शामिल होके वो हुकूमत जो है बन जाएगी। मेरा ख्याल है ये एक एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन उनकी किन से थी? ये ओवरऑल जितनी ऑपोजिशन जमातें थी उनसे मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन वहाँ ऑब्वियसली जो है, जो पीटीआई है उसके साथ खड़े रहे, उसके जो अरकान हैं बेशक आज़ाद हैसियत में थे। और यही जमहूरियत है कि वहाँ जो है उन्होंने अपना जो है सीएम सेलेक्ट किया, और इससे जो नैरेटिव पीटीआई बिल्ड करती है वो भी झूठा साबित हुआ। बहरहाल कहने का मकसद ये आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को लगता है कि उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा या सुबकी हुई कि जब उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया तो उनकी जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और वो पीछे हट गए? पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई और नून लीग ने भी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया बंदे पूरे करने में, तो उन्हें यह शिकवा है कि उनकी साख को नुकसान पहुंचा। यही ऐसा ही है जो मैं समझ पा रहा हूँ? देखें, आप उसको जिस मर्जी तरीके से तशरीह कर लें, लेकिन उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुमकिन है कि अगर सब लोग इकट्ठे हिम्मत करें और आज़ाद अरकान के साथ राब्ता करके जो है कोई ऐसा सिनारियो बन जाता है। तो अपोजिशन लीडर ने, जो डॉक्टर इबाद साहब है, उन्होंने हमारे शो में कहा था कि पीटीआई के काफी लोग हमसे राब्ते में हैं और आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जमहूरियत है और जो आज़ाद अरकान थे उन्होंने अपनी जो भी उनके जहन में बेहतर कैंडिडेट था उन्होंने उसके मुताबिक वोट डाले। पार्टी जो है अपने अंदाज से पॉलिटिक्स करती है और इशू टू इशू पॉलिटिक्स करती है। जैसा खुद आपने अपने बयानिए में कहा कि बहुत सारी चीजों में सिमिलर चीजें हैं कि इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज जो है सिवाय जो बेनिफिशियरी है उनके अलावा तो सारी समझती है कि ये रिग्ड इलेक्शन है, बल्कि मैंडेट चोरी किया गया है और इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो आपका ये कहना कि हाँ, हमेशा पार्टियां मुज़ाकरात भी करती हैं और जद्दोजहद भी कर लेती हैं, साथ अलायंस भी बना लेती हैं। समटाइम्स आपके इंतखाबी अलायंस बनते हैं, समटाइम इंतखाबी अलायंस नहीं बनते, जद्दोजहद वो कहते हैं मिलके करते हैं। तो ये आने वाले वक्त में जैसे जैसे चीजें आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है, वहाँ पे इशू टू इशू बात हो रही है और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। बेसिकली तो ये गवर्नमेंट बुरी तरह फेल होगी, मायशी मैदान हो या सफारती मैदान हो, तो उस लिहाज से तो ये अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकी जिसका ये ढंडोरा पीट रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये कहते थे कि जी हमने सफारती महाज से जो है मईशत ठीक कर ली है, लेकिन आप खुद अंदाजा करें कि लोग जिस तकलीफ में है। अभी लास्ट पिछले कुछ दिनों पहले जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना शाया किया है उसमें 7% जो है सितंबर के महीने में महंगाई बढ़ी है। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि सफारती महाज पे कामयाबी मिल रही है? आप समझते हैं कि नहीं कोई सफारती महाज में भी कामयाबी नहीं मिल रही है, मौसमी महाज में? चलें इसका तो जवाब आप राना साहब से लेते हैं, लेकिन पहले हाजी गुलाम अली साहब से अगर आप इजाज़त दें सर। तो हाजी गुलाम अली साहब, आपने अपने शिकायत का इजहार किया और दलाइल दिए अपने इस नुक्ता नज़र के हक़ में। आपने कहा कि ये पार्लियामेंट गैर मौसर है या जाली है और आपने उसकी वजूहात बयान की और इसके लिए आपने कहा कि इस्लामाबाद आएंगे। तो ये बताइए हाजी साहब, फिर इस्लामाबाद कब आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए, इंशाअल्लाह ताला हमारा जमात का एक दस्तूर है, इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी मजलिस शूरा फैसला करेगी और फिर उसके बाद उमूमी में ये बात जाएगी और उसमें जब फैसला हो जाएगा
तो सब पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हम कब आ रहे हैं और क्या एजेंडा है। लेकिन ये जो मेरे मोहतरम ने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर क्या तक इनकी खफगी है या नहीं, हमने नहीं कहा कि हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। आपके टीवी गवाह हैं, वफाकी हुकूमत ने 5-5 घंटे टीवी पर खिताब किए कि इसको नहीं बनने देंगे, हमने नहीं कहा। और फिर खैबर पुख्तनख्वा की अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया गया और फिर उसी में इन्होंने कहा कि यार एक मुश्तरका लाएमल बनाते हैं मुल्क और कौम की मफाद और फलाना फलाना, और एक फैसला हो गया। तो ये एक चूंकि अपोजिशन जमातें हर वक्त कोई फैसला कर सकती है, और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना ने साथ दिया। अगर इस मुल्क में इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए मौलाना ना होते तो आप ये बताएं कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने जो मसौदा दिया था उसको पढ़ लो तो तुम्हें बात करने का इख्तियार भी नहीं था। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब तारीख में जिंदा रहेंगे कि उन्होंने वो नुकात कम 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 करके 22 पर ले आए, और उस पे पीटीआई भी हमारे साथ एग्री थी, और आपने उस पर कितनी पार्लियामेंट को नहीं, वफाकी हुकूमत को कितना ज़र्ब लगा कि मौलाना ने कहा कि हमने शाम के दान निकाल दिए। वरना पीपल्स पार्टी से तो हम कम से कम ये तवक्को नहीं रखते कि वो इस तरह के तरमीम लाएगी और उसकी हमायत करेगी जी। लेकिन क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती और जमहूरी जमात है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम आपस में इस तरह की बातें नहीं करते कि कल एक टेबल पर बैठ ना सके। और यही वजह है कि पीटीआई को जो मुश्किलात सामना है वो यही है कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है कि एक टेबल पर वो बैठने के काबिल नहीं रहे। उसके बावजूद भी जब भी ये मौलाना फजल रहमान साहब के रहशगाह पर आए, हमने मादी का एक लफ्ज़ भी नहीं दोहराया। ये बताइए, जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि आप कहते हैं सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं, और वो कह रहे हैं कि जो हमने तजवीज़ दी थी कि भाई मुज़ाकरात करो, आपने मुज़ाकरात करके ही अमन कायम किया है, तो हमारा मुतालबा ही मानना है, तो यही तो हम कह रहे थे, तब आप बुरा मान रहे थे। देखें, ये पीटीआई वाले जो हैं इनकी ना ये 3 में है ना 13 में है, और इनकी सारी बातें ऐसे ही हवा में होती हैं। मुज़ाकरात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत के साथ, उनके साथ हम डिप्लोमेटिकली राब्ते में हैं, उनको हम शवायद देते रहे हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। ये मुज़ाकरात करना चाह रहे थे टीटीपी से, जिसके साथ इन्होंने पिछली दफ़ा भी मुज़ाकरात किया। हमने मुज़ाकरात अफ़गान हुकूमत के साथ किए, तालिबान के साथ किए, और उस बेसिस पे किए कि जो उन्होंने पहले हमारे से वादे किए थे। तो उसके अंदर एक तीसरा सालिसी को बिठाया गया ताकि हम तो एक दूसरे को कहते रहते हैं और मुज़ाकरात तो जारी रहे 24 घंटे, और जब से हमारी हुकूमत है हम मुज़ाकरात में ही रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ। लेकिन अब उसके अंदर ये है कि जो वादे उन्होंने किए हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, टीटीपी उसको अगर दहशत गर्दों को सहूलतकारी जो उनको मैसर है अफगानिस्तान में वो नहीं मिलेगी और उसको वो कंट्रोल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। मुज़ाकरात इन्होंने किए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, और खान साहब ने उनको लीड किया था, और उन मुज़ाकरात ने फिर पट्टा बिठा दिया था जो अमन हमने अचीव किया था, और उसी को हम भुगत रहे हैं कि जो मुज़ाकरात इन्होंने दहशतगर्दों के साथ किए और उनको दोबारा रिकूप होने का मौका मिला, उनको दोबारा तगड़े होने का, और जो उनको उनकी कमर तोड़ी गई थी वो फिर खड़े हो गए। तो अब हमने मुज़ाकरात जो किए हैं वो अफ़गान तालिबान के साथ किए, उनकी हुकूमत के साथ, और उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल सही है। आप अभी 26वीं तरमीम का जिक्र हो रहा था कि 26वीं तरमीम मंजूर कराई, मौलाना फजल रहमान साहब साथ थे, पीपल्स पार्टी साथ थी। अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है और मुतालबा आया है सामने, और किसी और की तरफ से नहीं, जुडिशल कमीशन के मेंबर की तरफ से सामने आया कि 27वीं तरमीम होनी चाहिए। यह भी दिलचस्प है। तो इस पर मैं आप सबकी राय जानना चाहूँगा कि क्या वाकई 27वीं तरमीम आ रही है और इसमें सपोर्ट करने जा रही हैं जमातें, और उसको कैसे देख रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 26वीं तरमीम की बात हो रही थी, किसने हिस्सा लिया, किसने क्या किया, किसका क्या इनपुट था, क्या रोल था। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, बल्कि मुतालबा आया है सामने और एहसन भोन साहब की तरफ से आया है। एहसन भोन साहब के बारे में आपको मालूम है कि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए ये भी बता रहे हैं। जरा सुनिए एहसन भोन साहब की बात। हम ये समझते हैं कि आज भी पार्लियामेंट को मुतफिक होकर 27th अमेंडमेंट करके इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें उसकी एज जो है जजेस की वो मिनिमम 70 होनी चाहिए। 27वीं तरमीम होनी चाहिए। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत बननी चाहिए और उसमें जो आईनी अदालत के जजेस हैं उनकी उम्र का तयन 70 साल तक का होना चाहिए। मैं राना साहब आप ही से पहले मौक़िफ़ ले लूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। आप ये एहसन भोन साहब मुतालबा कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, ऐसी कोई बात हुकूमत के यहाँ भी ज़ेर गौर है? देखिए उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है और मुतालबा किया जी उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है। बहरहाल कोई भी तरामीम हुई तो वो हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हों, उसके अलावा जो अपोजिशन में भी दीगर जमातें मौजूद हैं, JUIF है, तो उनकी मुशावरत के बगैर तो 27वीं तरमीम नहीं पास कराई जा सकती। तो ये अभी कब्ज़ वक्त है कि कोई तरमीम जो है वो तैयार बड़ी है और उसको हम पेश करेंगे। और पहले भी मैं समझता हूँ कि जो एक लेसन लर्न है कि पिछली दफ़ा भी जब 26वीं आईनी तरमीम को लाया गया और उसको एक भरपूर तरीके से उसके ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं हुआ तो उसका फिर नुकसान हुकूमत को हुआ। तो मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ आप ये मानते हैं कि 26वीं तरमीम पर पूरा बहस मुबाहिसा नहीं हुआ? बाद में हो गया था ना जी, बाद में तो मुख्तलिफ अपोजिशन की भी कमेटी बैठी और उन्होंने भी अपनी राय दी और जब जो जल्दबाजी वो उस वक्त हम हुकूमत ने की थी। तो राना साहब ये 27वीं तरमीम का मुतालबा एक जुडिशल कमीशन के मेंबर की तरफ से आना आपके लिए हैरान कुन है? देखिए उन्होंने अपनी राय दी है, राय तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं लाइंस के ऊपर कोई चीज होने जा रही हो या जो 27वीं आईनी तरमीम है वो जुडिशरी के हवाले से ही होगी। ये लाजम नहीं है, ये बिल्कुल एक जो है एक इंडिपेंडेंट उनकी राय आई है। हो सकता है इसकी वक़्त 0/0। सही है। हाजी गुलाम अली साहब आप इस राय को किस तरह से देखते हैं, जो राय है या मुतालबा है एहसन भोन साहब का? देखिए मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ राना साहब से, क्यों उनकी एक राय है और जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी पहले तो मेरे ख्याल में मुश्किल है क्या है, क्यों कि ये कोई आर्डिनेंस नहीं है कि हर महीने में एक आर्डिनेंस या 2 आर्डिनेंस आए। अभी तो 26वीं तरमीम हुए, उसके गुलगुले से भी कौम नहीं निकली और वो भी पिटीशन ला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और आज अदालत में भी समाअत भी चल रही है। उसका जो मुतालबा और उन्होंने जो मुतालबा किया मुअज़्ज़ज़ रुकन ने, तो उन्होंने सिर्फ एक नुक्ता टारगेट किया कि आईनी बेंच होना चाहिए और उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए। ये उसका अपने दायराकार के लिए था, बाकी तरमीम किसी एक इशू पे नहीं आती, उसमें बहुत सारे इशू होते हैं, किसी को निकालना होता है, किसी को डालना होता है, तो सियासी जमातों से मशवरत करके मेरा ख्याल में आएंगे। लेकिन अभी मैं खुद एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के अभी लाओ जख्म और इल्ज़ामात और तरीक़ाकार अभी ला ठीक हुआ नहीं है। आप कहते हैं कि ये बहुत काबिल वक्त है इस बहस को इनिशिएट करना। बिल्कुल सही है। ऐसा इजाज़त दीजिएगा, मैं कायरा साहब के सामने ये रखना चाहता हूँ नुक्ता। कायरा साहब, एक तो 26वीं तरमीम की अदालत में समाअत भी चल रही है और एहसन भोन साहब जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं उन्होंने मुतालबा कर दिया 27वीं तरमीम का, जिसमें वो चाहते हैं कि आईनी अदालत बनाई जाए। तो आपके ख्याल में ये मुतालबा जुडिशल कमीशन के मेंबर का ये अगर सामने आता है, पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय होगी? देखिए, ये मुतालबा एहसन भोन साहब की तरफ से तो अब आया है। पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से इस बात का मुतालबा कर रही है इस मुल्क में एक आईनी अदालत होनी चाहिए। पिछली दफा भी जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो आपको याद होगा कि हमारी क़यादत ने यही कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग अभी जिस बात पे सब इत्तफाक राय कर रहे हैं
वो ये है कि एक आईनी बेंच बना दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा तब भी था और हमने कहा था कि अगर हमें मौका मिला तो हम आईनी अदालत की तरफ जरूर जाएंगे। अब अगर कोई तरमीम आती है, अगर उसका कोई ड्राफ्ट सामने आता है तो देखेंगे। अगर कोई ऐसा ड्राफ्ट आता है तो पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के, अभी मुझे खतोखाल का नहीं पता, तो एक प्रिंसिपल के तौर पे पीपल्स पार्टी का तो ये पुराना मुतालबा। सही है। खैर साहब, आज जब 26वीं तरमीम की इस पर समाअत हो रही है तो अकरम शेख साहब दलाइल दे रहे थे। उन्होंने एक बड़ा मुख्तलिफ सा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में इलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अब चूंकि इस इलेक्शन की जांच होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन की जांच को रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई ताकि अदालत को मैनेज किया जा सके। ये उनकी राय थी। अदालत के अंदर जजेस के रूबरू खड़े होकर उन्होंने ये नुक्ता बयान किया। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इसका जवाब तो जज साहबान को ही देना चाहिए। जब कोई लोग ये एतराज उठाते हैं कि ये सारा जो एतराज था, ये सारी जो मैनेजमेंट थी, ये जजेस को रोकने के लिए, तुम या उनके अपनी मर्जी से फैसले कराने के लिए, तो मैं अक्सर दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आपका ये ख्याल है कि आईनी बेंच में बैठ जाने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, इनके ज़मीर बदल गए, इनका ओठ बदल गया, इनके रवैये बदल गए, इनके जहन तब्दील हो गए? क्या हो गया? ये वही जज साहिबान है जो वहां बैठ के फैसले करते हैं, ये वही जज साहिबान है जो यहाँ करते हैं? या तो कहें कि इनके ऊपर आपको एतबार नहीं है, ये वहां बैठे नहीं। लेकिन उसमें 26वीं तरमीम में सर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, जैसे लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाके चीफ जस्टिस बनाया गया, वो सारे मामला भी तो इसी तरमीम में हुए ना। मेरे भाई सवाल ये है कि उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आपने सवाल किया था कि अकरम शेख साहब ने कहा कि ये 26वीं तरमीम बुनियादी तौर पे अदालत को इस केस को, या जो जुडिशियल प्रोसेस हुआ है, इलेक्शन प्रोसेस, इसको रिव्यू करने से रोका जाए। जी। तो वो तो यही अदालत देखेगी ना, और तो कोई अदालत नहीं तश्कील नहीं पा रही ना। नए जज तो नहीं भर्ती करके उसके लिए रखा जा रहा, ये तो पहले जज मौजूद है। तो इन्हीं के साहिबान के ऊपर ही बात हो रही है ना। यही जाके पहले से मौजूद जज ही आईनी अदालत में बैठे हैं, जैसे मुनीब अख्तर साहब या जो बाकी जज साहिबान है सीनियर, ये तो पहले जज मौजूद थे। और या जो आए हैं ऊपर वो भी हाई कोर्टों के सीनियर जज साहिबान थे, तो उनके ऊपर क्या एतराज है? या तो ये कहिए कि ये जज जो रखे गए हैं, सीधा कहे ना शेख साहब या बाकी को लोग कि जी हमें अब आपकी वफादारियों पे शक आ गया है, आपके वोट पे शक आ गया, आप इस हालत को छोड़ दें। क्योंकि अगर कोई बंदा जो जज साहिब आए तो वो अगर आईनी अदालत में बैठ के अच्छा फैसला नहीं देते, वहाँ पार्टीजन होते हैं, तो उनसे बाकी किसी जगह पे क्या तवक्को है? वहाँ पे भी वो वैसे ही होंगे, तो फिर तो उनको जज ही नहीं रहना चाहिए। नहीं, वो तो ये तो कह रहे हैं कि आप ये केस ना सुने और इसको फुल कोर्ट के पास भेजें। आप केस ना सुने और बात है, वो ये कह रहे हैं आप केस ना सुने, इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए। लेकिन पार्लियामान को, जिसने मुतफिका तौर पे ये बड़ी तादाद में अपने प्रोसेस के मुताबिक ये आईनी अमेंडमेंट की है, उसको रिव्यू करने के लिए जज साहबान कहते हैं हमारा इख्तियार है, जो कि तौहीन है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। मैं तो प्रिंसिपल उसके साथ नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में प्रैक्टिस है। तो उन जज साहिबान को या तो आप कहिए कि इस जो नई आईनी तरमीम आई है, इसके तहत जो बेंच बना है, अब हमें आपके किरदारों पे, आपके जहनों पे, आपके हलफ पे अब हमें एतबार नहीं रहा। और अगर आपको वहाँ एतबार नहीं रहा तो फिर तो आपको उनके किरदार पे शक पड़ गए। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, कमर ज़बान खायरा साहब, राना एहसान अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, आज उसका दोबारा शेड्यूल आया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बॉयकॉट कर चुकी। नून लीग जाहिर है इस इलेक्शन में उतरेगी। पीटीआई को लगता है कि नून लीग जो है वो जो अभी इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें उनके इल्ज़ामात ये हैं कि नून लीग ने इसको अगेन मैनिपुलेट किया है और फॉर्म 45 क्रिएट किया, फॉर्म 47 क्रिएट किया है, और इसीलिए वो इसका बॉयकॉट कर रहे हैं और समझते हैं कि उनको स्पेस नहीं मिलेगी और इस पार्लियामेंट में वो दोबारा से आना नहीं चाहते। लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने कैसे इलेक्शन लड़ना है इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं है। बहरहाल 26वीं तरमीम, इत्तेहादियों का नाराज़ होना, पीपल्स पार्टी का अल्टीमेटम देना, JUI का भी नाराज़ हो जाना, तो हुकूमत के लिए सियासी तौर पर बहुत सारे महाज खुले हुए हैं और इन महाजों पर शायद ये जो बाब इतने सारे खुल गए हैं, एक एक करके इसको बंद करना पड़ेगा ताकि कुछ सियासी स्टेबिलिटी आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।